बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। लास्ट लेक्चर में हमने क्रेडिट पॉलिसी को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। फर्स्ट 3 पॉइंट्स हम इसके डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो हमने ओवरऑल पैरामीटर्स को डिस्कस करना होता है, और फिर हमारा वेटिंग प्रोसेस था, और थर्ड नंबर पे क्लासीफाइंग क्लाइंट्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। इसी को आगे लेके चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस कर लिया ओवरऑल पैरामीटर्स, उसके बाद हमने वेटिंग प्रोसेस को भी डिस्कस कर लिया। थर्ड हम जो है वो क्लासिफाइंग क्लाइंट्स के ऊपर बात कर रहे थे। क्लासिफाइंग क्लाइंट्स में मैंने आपको बताया था कि ये जो कंपनीज है वो अपने कस्टमर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देती हैं। कैटेगरी ए है, बी है, सी है और डी है, इस तरह से। यानी कि फॉर एग्जांपल कैटेगरी ए से मुराद है कि इसमें जो कस्टमर्स आएंगे फॉल करेंगे, उनको किसी भी अमाउंट का वो जितने की मर्जी परचेज करें, ठीक है, उनको 60 डे का क्रेडिट दिया जाएगा। कैटेगरी बी से मुराद है कि जिनकी परचेज 5 मिलियन यानी कि 50 लाख होगी, सिर्फ उनको 60 डेज का क्रेडिट दिया जाएगा। कैटेगरी बी से मुराद ये है। और इसके बाद कैटेगरी सी से मुराद ये है कि जिन लोगों की परचेज 2 मिलियन यानी कि 20 लाख होगी, उनको 30 दिन का क्रेडिट दिया जाएगा। और कैटेगरी डी से मुराद ये है कि जिन लोगों की परचेज 1 मिलियन यानी कि 10 लाख होगी, उनको सिर्फ 30 दिन का क्रेडिट दिया जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे ऑल अदर इसके अलावा जो होंगे, उनको कोई भी जो है वो क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। उनसे उनसे कैश पे जो है काम लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि कैश सेल उनको की जाएगी, कैश पे वो परचेज कर पाएंगे, उनको कोई किसी किस्म का क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो मतलब अब हमने कैसे डिसाइड करना, मसला ये है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कैटेगरी ए वाले लोग कौन से हैं, बी वाले कौन से हैं, सी वाले, डी वाले, या जिनको कोई क्रेडिट नहीं देना वो कौन सी पार्टीज हैं, कौन से कस्टमर्स हैं। तो इस मेथड को हमने किस तरह से लेके चलना है, ये बेसिकली कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। किसी कंपनी में कैटेगरी ए की जो बेस है वो कुछ और हो सकती है, कैटेगरी बी की कुछ और हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी टू कंपनी जो है ये डिफर करती हैं चीजें, कंपनी किस तरह से अपने कस्टमर्स को क्लासिफाई करती हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस जो है वो चलती ये है कि इट्स अ कॉमन टू यूज अ 6 पॉइंट रेटिंग सिस्टम, यानी कि आपने कोई 6 बेसिस बना लेनी है, जिसकी बेस पे आपने रेटिंग करनी है अपने कस्टमर्स की। ठीक है, तो उन्हीं रेटिंग की बेसिस पे आपने फिर कस्टमर्स को क्लासिफाई करना है कैटेगरी ए बी सी डी के अंदर। ठीक है जी। तो ये बेसिकली एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, जिसमें हम 6 पॉइंट्स डिजाइन करेंगे कोई ऐसे, उनकी बेसिस पे जो कस्टमर्स उनके ऊपर पूरे उतरेंगे, ठीक है, उनका जितना स्कोर होगा उसके मुताबिक हमने उनको जो है वो कैटेगरी में फॉल करवाना। ठीक है, तो इसमें कुछ इसने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो सबसे पहले आप वो 6 एरियाज डिसाइड करें जिसकी बेस पे आपने क्लासिफिकेशन करनी है। कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकते हैं 6 एरियाज को। कंपनी कोई भी 6 एरियाज जो है वो कंपनी को लगते हैं जो वो चूज कर सकती है, उसकी बेस पे वो क्लासिफाई करेंगी चीजों में। ठीक है जी। तो ईच एरिया को हमने हर जो 6 एरियाज कंपनी ने डिसाइड किए हैं, कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं। बहरहाल जो एरिया डिसाइड कर लिए हैं कंपनी ने, उन पे हमने इस तमाम एरिया को वेट असाइन कर देने। ठीक है, हर एरिया को हमने फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक एरिया है, अगर हम देखना चाहते हैं कंपनी की सेल्स कितनी है, ठीक है, तो उसको हम कुछ 10% या 15% उसको वेट असाइन कर दें। कंपनी देखना चाहिए कंपनी का प्रॉफिट कितना है, ठीक है, उसको 15% असाइन कर दें। कंपनी के एसेट्स कितने हैं, ठीक है, उसको सब कुछ असाइन कर दें। कंपनी की करंट रेशो कितनी है, उसको कुछ परसेंटेज असाइन कर दें। ठीक है, वेट असाइन कर दें। ठीक है जी। हमने तमाम जितने 6 पॉइंट्स हैं सबको हमने वेट असाइन कर देने उन पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस के मुताबिक। ठीक है, ईच क्लाइंट इज रेटेड ऑन द स्केल 1 to 5। हर क्लाइंट को हमने 1 to 5 के दरमियान जो हमने उसकी उसकी उसका जो स्केल है वो अप्लाई करके 1 to 5 के दरमियान हमने उसका पॉइंट निकालना है कि उसका नंबर कितना बनता है। ठीक है, उसका स्कोर कितना बनता है। ठीक है, तो 1 to 5 जो है वो रेटिंग स्केल हमने डिसाइड किया कि 1 से 5 तक हमने जो है वो स्कोर देना है किसी भी कंपनी को। और उसके मुताबिक फिर हम क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा, स्कोर ऑफ ईच एरिया इज मल्टीप्लाइड विद द वेट असाइन टू दैट एरिया। ठीक है, जितना भी हम स्कोर देंगे हर एरिया में, उसके उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके वेट के साथ। ठीक है, जितना हमने उस एरिया को वेट दिया हुआ है, और उसके बाद टोटल वेटेड स्कोर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और तमाम जो 6 पॉइंट से वेटेड स्कोर हमारे पास आएंगे, उन तमाम को हमने ऐड अप कर लेना, हमारे पास एक टोटल स्कोर आ जाएगा उस कंपनी का। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसकी एग्जांपल उसने यहाँ पे दी हुई है कि ये 6 एरियाज उसने डिसाइड किया। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 6, ये हमारे पास टोटल 7 जो हमारे पास टोटल वेटेड स्कोर है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 पॉइंट्स ही बनते। उसने पास पेमेंट्स को देखा है, इसको 25% वेट असाइन किया।
नेट प्रॉफिट मार्जिन जो परसेंट ऑफ सेल उसको 15% असाइन किया उसकी इंपॉर्टेंस के मुताबिक। ठीक है, देखिए पास पेमेंट को सबसे ज्यादा किया कि पास पेमेंट्स वो किस तरह से करती है। ठीक है, और यही चीज हमारे मतलब इसी चीज की वजह से हमें रिस्क फेस होता है कि रिस्क लग रहा होता है कि यार इसको हमने क्रेडिट देना है या नहीं देना। ठीक है, उसकी पास पेमेंट हिस्ट्री देख ली, उसको हमने 25% वेट साइन कर दिया। करंट रेशो देख लेते हैं, 20% उसको वेट साइन कर दिया। डेट टू इक्विटी रेशो जो है वो डेट वाली जो रेशो है तो वो भी 15% उसमें, रिटर्न ऑन इक्विटी को हमने 10% कर दिया। और कैलिबर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट किस तरह की इनकी, किस तरह की चीजों को लेकर चल रहे हैं, किस तरह की इनकी मैनेजमेंट है, उसको भी हमने 15% वेट साइन कर दिया। अब उस कंपनी में डाटा हमने इकट्ठा करना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसके मुताबिक हमने जो है वो ये तमाम उसको स्कोर देने 1 to 5 के दरमियान उसको स्कोर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी जो है वो पास पेमेंट हिस्ट्री के अंदर जो है वो ज्यादा अच्छी नहीं है, उसको हमने 3 स्कोर दे दिया। ठीक है, मतलब यूं कह लेंगे जी 100 में से अगर वो 5 है ना, ठीक है, तो यूं कह लें कि 60% ठीक है पास पेमेंट्स के अंदर, तो 60% के मुताबिक हमने उसको 3 स्कोर दे दिया। ठीक है, कोई अगर 80% अच्छी है तो उसको हमने 4 दे दिया, कोई अगर फुल अच्छी है तो उसको 5 स्कोर दे देंगे हम। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने जो जितना जितनी वो उस एरिया में अच्छा परफॉर्म करी उसके अकॉर्डिंग हमने उसको रेटिंग कर दी 1 से 5 के मैम। अब इन तमाम रेट्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना उसके फैक्टर वेट्स के साथ। ठीक है, फैक्टर वेट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास यहाँ पे वेटेड स्कोर आ जाएंगे हर एरिया के। ठीक है, और टोटल हमारे पास यहाँ पे स्कोर आ गया उस कंपनी का 2.88 टोटल वेटेड स्कोर आ गया। ठीक है, अब इस टोटल वेटेड स्कोर का क्या क्या करना है, जो हमने सारा प्रोसीजर किया है उसने एक यहाँ पे जो प्रोसीजर जो है वो डिजाइन कर लिया है कि क्लाइंट्स ए की कैटेगरी जो है वो किस तरह से बनेगी, जिन लोगों का स्कोर जो है वो 4.5 से क्या होगा, मोर होगा। ठीक है, जिन लोगों का स्कोर 4.5 से अबव होगा उनको कैटेगरी ए के क्लाइंट्स पे फॉलो करवाएंगे, यानी कि ये वाला स्कोर जिनका 4.5 से अबव होगा वो कैटेगरी ए के होंगे। और कैटेगरी ए में हमने क्या बात की थी कि वो ऐसे हैं जिनकी जिनको जो जितनी मर्जी परचेज कर ले हमने उनको 60 दिन का क्रेडिट देना ही देना। ठीक है, और उसके बाद जिनका स्कोर 3.5 टू 4.4 होगा उनको हम कैटेगरी बी में फॉलो करवाएंगे। कैटेगरी बी की हमने क्या बात की थी, यानी कि जिनकी जो 5 मिलियन की परचेज करेंगे उनको हमने 60 दिन का क्रेडिट देना। ठीक है, पीछे हम पड़ गए हैं। और इसी तरह से जो 2.5 टू 3.4 के दरमियान जो है वो फॉल करेंगे उनको हमने क्लासिफाई करना है कैटेगरी सी में। कैटेगरी सी में हमने क्या बात की थी, जिनकी 2 मिलियन की परचेज होगी हमने उनको 30 दिन का क्रेडिट देना है। ठीक है, और जिनकी 1.8 से 2.4 तक स्कोर होगा उनको हमने कैटेगरी डी में फॉल करवाना है। और इसमें हमने क्या कहा था कि जिनकी 1 मिलियन सेल होगी उनको हमने 30 दिन का क्रेडिट देना है, वो कैटेगरी डी है। तो इस तरह से हमने एक स्कोर निकालने के बाद 6 पॉइंट्स को हमने बेस बनाया और इन्हीं की बेसिस पे हमने उनको वेट असाइन किए इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग हर एरिया की। और इसके मुताबिक हमने रेटिंग की उस कंपनी की, और रेटिंग करने के बाद हमने वेटेड स्कोर निकाला और ओवरऑल फिर टोटल वेटेड स्कोर निकाला। ये जितना भी कंपनी का वेटेड स्कोर आ जाएगा उसके मुताबिक हमने उसको कैटेगरीज में फॉल करवाना। ठीक है, अब वो जिस भी कैटेगरी में आएंगे उसके साथ उसी तरह से डील की जाएगी। अगर कोई जो कंपनी है 1.8 से भी लेस है, ठीक है, तो फिर इसको रिफ्यूज कर दिया जाएगा, इसको हम कोई क्रेडिट नहीं देंगे। ठीक है, ये जो उनकी 5वीं कैटेगरी थी। तो इस तरह से हमने जो है वो चीज़ों अपने कस्टमर्स को क्लासीफाई करना है जो कि हमारी कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी होगी। और इस तरह से इसका नतीजा क्या निकलेगा, हम अच्छे तरीके से जब मैनेजमेंट करेंगे कस्टमर्स की तो हम पैसे की रिकवरी भी हो जाएगी, हमें इसके जो है वो ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं बेयर करनी पड़ेगी, बैड डेट्स भी हमारे कम हो जाएंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फंड्स भी कम हो जाएंगे, बैड डेट्स भी कम हो जाएगी और हमारी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगी। ठीक है, अगर हम इस तरह से चीज़ों को लेके चलेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट मेथड है जी प्रोसीजर फॉर प्रोसेसिंग ऑर्डर्स फ्रॉम क्लाइंट। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। अच्छा, प्रोसीजर्स फॉर प्रोसेसिंग ऑर्डर्स फ्रॉम क्लाइंट से मुराद क्या है। ठीक है, इसमें बेसिकली उसने डिफरेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स आर जनरली टेकन। क्रेडिट पॉलिसी मस्ट क्लियरली आउटलाइन द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड व्हेन एन ऑर्डर फॉर अ सप्लाई ऑफ गुड्स इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। कहता है जी कि क्रेडिट पॉलिसी क्लियरली पता होनी चाहिए, क्लियरली आउटलाइन होनी चाहिए, प्रोसीजर जो है जो हमने फॉलो करना है जब हमारे पास कोई भी ऑर्डर आता है कस्टमर से। जब हम कस्टमर से कोई भी ऑर्डर रिसीव करते हैं तो हमें क्रेडिट पॉलिसी का क्लियरली अंदाजा होना चाहिए, आउटलाइन होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है, विच प्रोसीजर वी हैव टू बी फॉलो। तो इसमें कुछ इसने स्टेप्स बता दिए कि जो हमें फॉलो करने हैं। इन द फर्स्ट प्लेस जब ऑर्डर आपको जो है वो द ऑर्डर इज रेफर टू द क्रेडिट कंट्रोल सेक्शन, आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऑर्डर जो है जब आप रिसीव किया ना
ऑर्डर टेकिंग की, ऑर्डर आपने जो है वो क्रेडिट कंट्रोल सेक्शन में भिजवा दें। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल सेक्शन क्या करता है, वो चेक करता है कस्टमर की जो क्रेडिट लिमिट्स हैं उनको चेक करता है। ठीक है, क्या कस्टमर जो है क्रेडिट लिमिट्स के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पीरियड भी चेक करेंगे, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट भी चेक करेंगे। ठीक है, अगर कस्टमर जो है वो ओवर ड्यू है अमाउंट्स, ठीक है, तो सप्लाई को रिफ्यूज कर दीजिए। मतलब देखेंगे ना ऑलरेडी जो मतलब आपके पास ऑर्डर आया है, क्या वो ऑलरेडी आपका कस्टमर था या नहीं था, इसको भी चेक किया जाएगा। अगर ऑलरेडी कस्टमर था तो ऑलरेडी जो हमने उससे पैसे लेने क्या वो रिकवर हो चुके हैं या नहीं हो चुके। ठीक है, या जो हमने इसको क्रेडिट देना था वो क्रेडिट लिमिट पूरी हो गई है इसकी, ठीक है, या नहीं हुई इसकी। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने कहा हुआ था कि हम इस कस्टमर को फॉर एग्जाम्पल 50 लाख तक क्रेडिट दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो 50 लाख से ज्यादा की परचेज करना चाह रहा तो हम उससे रिफ्यूज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने उसको 50 लाख की अमाउंट का क्रेडिट देना था, बस ये हमने डिसाइड किया हुआ था। या फिर अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड अगर एक्सटेंड हो चुका है तो हम उसको मजीद क्रेडिट नहीं देंगे। तो ये दोनों चीजें चेक की जाएंगी कि जो पीरियड हमने उसको साइन किया हुआ था या जो अमाउंट हमने उसको उधार देने का वादा किया हुआ था, तो विद इन रेंज वो ऑर्डर है या नहीं है। ठीक है, अगर आउट ऑफ रेंज है, रेंज से बाहर है, तो हम उसको सप्लाई को रिफ्यूज कर देंगे। ठीक है, ये कोई और उसका ऑल्टरनेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो अगर कस्टमर का बैलेंस अगर एक्सीड कर रहा है क्रेडिट लिमिट से, ठीक है, तो सप्लाई जो है वो करेंट ऑर्डर की उसको हम फिर जो है वो नहीं करेंगे, उसको हम रिफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, उसको एक्ट अपॉन नहीं करेंगे हम। अब इसमें नेक्स्ट इसमें हमने क्या देखना जी, अच्छा, क्रेडिट कंट्रोल सेक्शन से हमारे पास जब रिजल्ट आता है तो या तो वो कस्टमर विद इन लिमिट्स होता है या विद इन लिमिट्स नहीं होता है। ठीक है, से हम कहते हैं जी कस्टमर वेल विद इन लिमिट्स है। ठीक है, तो क्रेडिट कंट्रोल सेक्शन सेंड इट टू द वेयर हाउस फॉर चेकिंग द फॉर इफ द गुड्स आर इन स्टॉक। यानी कि अगर क्रेडिट कंट्रोल सेक्शन की तरफ से ग्रीन सिग्नल है कि जो ऑर्डर हमारे पास आया है और ये जो कस्टमर है ये विद इन लिमिट्स है, ना तो इसकी अमाउंट जो है वो क्रेडिट जो हमने इसको साइन करना था उससे एक्सीड कर रही है, ना ही पीरियड एक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो विद इन लिमिट्स का मतलब यही है कि ना तो अमाउंट एक्सीड कर रही है उसकी और ना ही पीरियड जो है उसका एक्सीड कर रहा है। अमाउंट और पीरियड से मुराद क्या, जो हमने उसको कहा था ना कि हम आपको इतना क्रेडिट देंगे या इतने इतने टाइम के लिए देंगे। ठीक है, तो वो दोनों चीजें पूरी हो रही है, विद इन लिमिट्स में फॉल कर रहा है। तो फिर विद इन लिमिट्स अगर फॉल करेगा तो क्रेडिट कंट्रोल सेक्शन जो है वो ग्रीन सिग्नल देगा और फिर उसको भेज देगा वेयर हाउस में। ठीक है, वेयर हाउस वाले क्या करेंगे, चेक करेंगे गुड्स अवेलेबल हैं स्टॉक में, ये नहीं है, ये दूसरा स्टेप होगा इसका। ठीक है, तो अगर तो तीसरा स्टेप क्या, अगर तो गुड्स हमारे पास अवेलेबल होंगी, ठीक है, वेयर हाउस में, तो फिर उसको जो है डिलीवरी के लिए भिजवा दिया जाएगा अगर। ठीक है, और अगर गुड्स अवेलेबल हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो मार्केटिंग सेक्शन से रब्ता किया जाएगा और कस्टमर को टाइम इन्फॉर्म कर दिया जाएगा भाई इस टाइम पे आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, इससे अगला स्टेप क्या होगा, वंस अगेन वंस गुड्स आर डिस्पैच्ड, मतलब एक दफा जब गुड्स भिजवा दी जाएंगे तो सेल डिपार्टमेंट उसकी इनवाइस को इशू कर देगा और उसके बाद अ कॉपी ऑफ इनवाइस गोज टू द क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट फॉर अपडेटिंग इट्स रिकॉर्ड। ठीक है, फिर जो कॉपी होगी इनवाइस की वो दोबारा से क्रेडिट कंट्रोल सेक्शन को भिजवाई जाएगी। ठीक है, तो ताकि वो अपना रिकॉर्ड अपडेट कर लेंगे, इस कस्टमर से मजीद हमने कितने पैसे लेने हैं उस रिकॉर्ड को अपडेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है, इसको हम फॉलो करेंगे और इसके तहत जो अपने कस्टमर को जो क्रेडिट पॉलिसी है उसको डिजाइन कर रहे होंगे। ठीक है, ये प्रोसीजर था प्रोसेसिंग ऑर्डर फ्रॉम क्लाइंट। जब कोई ऑर्डर हमारे पास आ जाता है क्लाइंट की तरफ से तो हमने उस ऑर्डर को किस तरह से प्रोसेस करना, तो ये प्रोसेस करने का एक तरीका उस ऑर्डर को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी क्रेडिट रिकॉर्ड्स। क्रेडिट रिकॉर्ड से मुराद क्या है कि हम सारे की सारी इनवाइसेस बनाएंगे, कितना हमने कैश रिसीव किया, ठीक है, कितना हमारा जो है वो हमारे पर्सनल अकाउंट जो मंथली स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, उनमें कितना बैलेंस है। ठीक है, डेटर से कितने पैसे हमने लेने हैं। ठीक है, तो ये हमने उनको टाइमली जो रिमाइंडर्स दे रही है मंथली बेसिस पे, एक हफ्ते में देना रिमाइंडर या हफ्ते बाद रिमाइंडर देना या मंथली बेसिस पे रिमाइंडर देने। ठीक है, तो ये सारी चीजों का रिकॉर्ड हम मेंटेन करेंगे। ठीक है जी, तो क्रेडिट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने से फायदा क्या होता है कि हमारे पास एक कंप्रीहेंसिव रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है। ठीक है, तो ओनली विद द हेल्प ऑफ कंप्रीहेंसिव, ठीक है, एंड कम अप विद डेट रिकॉर्डिंग सिस्टम कैन द क्रेडिट कंट्रोल मैनेजमेंट होप टू मेक द टाइमली रिकवरीज एंड कीप द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट डाउन। ठीक है, कहता है कि अगर हम ये सारा का सारा काम करते हैं, हम इनवाइसेस भी मेंटेन करें, हम जो है वो रिसीट्स को भी देखें, ठीक है, और हम जितने देखें डेटर्स में हमारा कितना पैसा लेना है हमने, ठीक है, उसको भी रिकॉर्ड करें, डेली बेसिस पे मंथली बेसिस पे चीज़ों को अपडेट कर रहे हो, टाइमली रिमाइंडर्स दे रहे हो, वीकली रिमाइंडर्स हो, जो है फोर्टनाइटली रिमाइंडर्स हो या फिर मंथली रिमाइंडर्स भी हम उनको भिजवा रहे हैं। ठीक है, बैलेंसेस को हम सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और ये सारी सारी चीजें हमें हेल्प करती हैं किस चीज़ के अंदर, अगर हम इस इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मेंटेन कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं,
कंट्रोल क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट हमारा इसमें एक्टिव है, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होगा अल्टीमेट, हम अपनी रिकवरीज को टाइमली कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम सारा का सारा हम इनवॉइसेस ना मेंटेन करें टाइम पे, ठीक है, हमें पता ही ना होगा हमने किससे पैसे लेने हैं, कितने पैसे लेने हैं, किसको कौन सा, किसको कब रिमाइंडर देना है, किसको कब रिमाइंडर नहीं देना, ठीक है। हमें इन चीजों की मैनेजमेंट अगर सही नहीं हो रही, सही तरीके से नहीं चल रहे, तो फिर हम अपने टाइमली रिकवरीज को नहीं कर सकते। अगर ये सारी चीजें अच्छी चल रही होगी तो हम अपनी टाइमली रिकवरीज कर लेंगे, इसका ये फायदा हो जाएगा, सिंपल इज दैट। तो क्रेडिट रिकॉर्ड्स को आपने मेंटेन करना है ताकि आप अपनी रिकवरीज को टाइमली कर लें। नेक्स्ट हमारे पास में 6 पॉइंट है जी, फॉलो अप प्रोसीजर। फॉलो अप प्रोसीजर मुराद किया जी, हम फॉलो अप करते रहेंगे। देखिए, अगर एक कस्टमर से आपको पैसे नहीं आ रहे, ठीक है, आपने उसको सेल कर दी है, ठीक है, तो सेल करने के बाद आपका बनता है कि आप उसको जो है वो इनवॉइस इशू करें, ठीक है। तो इनवॉइस जो आप उसने चीजें चीजें जो खरीदी है उसकी इनवॉइस इशू करें, और फिर जो है वो 3 दिन के अंदर अंदर आपने उसको इनवॉइस इशू करनी है। और फिर आपने उसके बाद जो है वो विजिट करना है कस्टमर को, जो टाइम आपने उसको दिया है उस टाइम पर आपने उसको विजिट करना है, और ताकि उससे पेमेंट की कलेक्शन की जाए, ठीक है। तो अगर एक दफा आपने विजिट किया, उस आपको पेमेंट नहीं मिली, तो आपको फिर उसको दोबारा से विजिट करना है, ठीक है। सेकंड विजिट आप अगले वीक में रख लें, ठीक है। सेकंड विजिट आपने उसको करना है, ठीक है। अगर फिर भी अमाउंट नहीं मिलती है आपको, फिर जो है आप उसका थर्ड विजिट भी करें, ठीक है। तो आप इसको कॉल्स पे भी रिमाइंडर्स दे सकते हैं, आप उसका जो है वो विजिट भी कर सकते हैं पेमेंट के हवाले से, ठीक है। तो अगर आप फॉलो अप नहीं करते किसी चीज को, तो फिर आपको पैसे नहीं मिलते, ठीक है। आपके जो चीजें वो बैड डेट्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, यानी कि आपने सेल कर ली और सेल करके आप भूल गए, आपको ये पता ही नहीं कि आपने पैसे भी लेने। तो फॉलो अप किसी भी चीज का बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर आप फॉलो अप रखेंगे तो आप टाइमली रिकवरीज कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आपको रिकवरीज में मसला होगा, और वो ये चीजें आपकी बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो कि लॉस की शक्ल में आपके पास इनकम स्टेटमेंट में सामने आएंगी, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास में आता है जी इंसेंटिव फॉर प्रॉम्प्ट सेटलमेंट। मतलब कस्टमर को आपने इस तरह से लालच देना है भाई, अगर वो जल्दी पेमेंट कर देंगे तो हम उनको कैश डिस्काउंट ऑफर करेंगे, ठीक है। मतलब कस्टमर को फॉर एग्जांपल आपने 30 दिन का टाइम दिया, वो फॉर एग्जांपल कैटेगरी डी में फॉल कर रहा है, कैटेगरी सी में फॉल कर रहा है 30 दिन वाले क्रेडिट में, ठीक है। तो आप उसको साथ में ये भी कहना है कि भाई, अगर आप अपनी पेमेंट हमें 10 दिन के अंदर कर देंगे तो हम आपको 2 से 3% डिस्काउंट ऑफर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉम्प्ट सेटलमेंट यही होती है कि आप प्रॉम्प्ट जो है वो आप पहले उनसे कैश रिसीव कर लें, ठीक है, टाइम से पहले, बिफोर टाइम अगर आपको पेमेंट दे देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप उनको डिस्काउंट ऑफर करते हैं। डिस्काउंट ऑफर करने का आपको फायदा ये है कि अगर आप उनको इस तरह से डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं तो आपको पेमेंट्स अर्ली रिकवर हो जाएगी, ठीक है। तो इसके फायदे आगे उसने लिखे हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं आगे। तो यहाँ पे देखें जरा, कहते हैं कि अगर आप उनको जो है वो मतलब डिस्काउंट ऑफर करते हैं, ठीक है, ऑफर द कैश डिस्काउंट फॉर अर्ली सेटलमेंट, ठीक है। अगर आप डिस्काउंट ऑफर करेंगे तो आपको सेटलमेंट अर्ली हो जाएगी, यानी कि आपको टाइमली रिकवरीज हो जाएगी। इम्पोजिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यू अकाउंट्स। आप उनको ये भी कह सकते हैं कि भाई, अगर आपने 30 दिन के ज्यादा टाइम लगाया, तो 30 दिन से जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे उतने दिनों का हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। तो अक्सर औकात कंपनीज इस तरह से करती हैं कि जितना टाइम पीरियड दिया होता है ना, उतने टाइम पीरियड तक तो वो वेट करती हैं, लेकिन उसके बाद कस्टमर को कहती, कस्टमर को नोट जो है वो जारी कर देती है, एक नोट रिसीवेबल, ठीक है। नोट रिसीवेबल बेसिकली जैसे कि बिल रिसीवेबल होता है ना, वो लीगल एक डॉक्यूमेंट होता है। जैसे चेक एक लीगल डॉक्यूमेंट है, उस तरह से बिल एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उससे उनसे साइन करवा लेते हैं, ठीक है। अब वो उस नोट रिसीवल के ऊपर जो है वो जितना टाइम वो मतलब मजीद लगाएगा ना, उसका फिर वो इंटरेस्ट भी पे करेगा। इस तरह से कंपनी वेट करती है, और वेट के अगेंस्ट कंपनी को जो है वो इंटरेस्ट मिलता है। मिसाल के तौर पर आपने कस्टमर को कहा था 30 दिन के अंदर पेमेंट करनी है, वो कैटेगरी सी डी में फॉल कर रहा था। अब वो 30 दिन के बाद आपने उसको एक नोट जारी कर दिया, नोट रिसीवेबल, बिल रिसीव, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, 10% वाला नोट जारी कर दिया। तो अब आप अब कस्टमर जो है 20 दिन एक्स्ट्रा लगा ली, ठीक है। तो 20 दिन का फिर वो जो है उस नोट के अगेंस्ट जो है वो इंटरेस्ट भी देगा आपको, ठीक है। 10% सालाना निकालेंगे, और सालाना निकाल के जो है वो 20 दिन का हम निकालेंगे, 20/365 कर देंगे, हम उसका 20 दिन का इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह भी कंपनीज करती है कि भाई, अगर आपने गिवन टाइम से ज्यादा टाइम लगाया, तो जितना ज्यादा आप टाइम लगाएंगे, जैसे बैंक वाले करते हैं कि बिल जमा करवाना, तो बिल आप क्रेडिट कार्ड का जो बिल होता है, अगर आप लेट जमा करवाएं, तो जितने दिन आप लेट जमा कराते हो उसके ऊपर बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। इसी तरह से कंपनीज भी करती हैं चार्ज कि अगर आपने इसको पेमेंट को डिले किया, हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इस डर से जो है कस्टमर फिर जो है वो टाइमली रिकवरीज करवाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद कलेक्शन बोनसेस टू सेल्स और क्रेडिट कंट्रोल स्टाफ, ठीक है। आप अपनी एम्प्लॉयज को जो है इनकरेज कर सकते हैं कि भाई, अगर आपने बोनस आप जो है अगर सही टाइम पे कलेक्शन करते हैं, अर्ली कलेक्शन कर लेते हैं, अपनी सेल्स जो टीम है या अपनी कलेक्शन स्टाफ है उसको आप इनकरेज करें कि भाई, अगर आप टाइमली कलेक्शन कर लेते हैं, टाइमली जो है वो
पैसा रिकवर कर लेते तो आपको जो है बोनसेस मिलेंगे, ठीक है। और ये आपकी जो है वो सैलरी से अलग आपको चीज़ें इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपका जो सेल्स स्टाफ है या आपका कलेक्शन स्टाफ है वो इनकरेज होता है, वो टाइमली रिकवरीज करने की कोशिश करता है, ठीक है। इन तीन चीज़ों के जरिए से भी आप जो है इंसेंटिव्स प्रोवाइड करके, ठीक है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करके आप जो है टाइमली रिकवरीज करवा सकते हैं। तो ये भी एक मेथड हो सकता है आपका, ठीक है जी। इसने यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा एक दफ़ा, ठीक है, एग्जांपल को। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट मेथड हमारे पास में आता जी कि नंबर 8 है द रिकवरी प्रोसेस फॉर डिफिकल्ट अकाउंट्स, ठीक है। तो रिकवरी प्रोसेस जो है वो डिफिकल्ट अकाउंट के लिए किस तरह का होगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमें एक प्रोसीजर जो है वो लेट डाउन करना है फॉर डीलिंग विद केसेस वेयर एन अकाउंट रिमेन अनपेड विद वेल ओवर द ड्यू डेट। मतलब ड्यू डेट आ चुकी है, आपने 30 दिन का टाइम पीरियड दिया था, ठीक है, उस दौरान आपको पेमेंट नहीं आई, ठीक है। तो अमाउंट्स जो है वो डेट गुजर चुकी है। तो इसलिए आपको यहाँ पे भी एक प्रोसीजर लेट डाउन करना है कि अगर 30 दिन से ज़्यादा टाइम लग जाता है तो उस सूरत हाल में हम किस तरह से रिकवरीज करेंगे, किस तरह से अपने डिफिकल्ट अकाउंट को मैनेज करेंगे। नहीं कि आपने जो कैटेगरी में फॉल करवाया हुआ था, कैटेगरी A B C D में, वो कैटेगरी में जो टाइम पीरियड आपने अलॉट किया था वो टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी आपका कस्टमर आपको पेमेंट नहीं दे रहा। तो इस सूरत हाल में ये डिफिकल्ट अकाउंट्स होगी, इनसे पैसा निकलवाना मुश्किल होगा, ठीक है। तो इनके लिए भी एक प्रोसीजर जो है वो लेट डाउन होना चाहिए कि इनके साथ हमने कैसे डील करना है, ठीक है। उसमें कुछ स्टेप्स उसने यहाँ पे हमें बताए हैं। दिस सेक्शन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी may include the following provisions, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ जो है नंबर एंड कंटेंट ऑफ नोटिसेस टू बी सेंट टू क्लाइंट हु आर इन एरियाज, ठीक है। आपने बार बार उनको जो है नोटिसेस देने हैं, बार बार आपने उनको इन्फॉर्म करना है कि आपकी तरफ एरियाज बाकी हैं, ठीक है। आप लेटर्स भिजवा सकते हैं, नोटिसेस भिजवा सकते हैं, आप कॉल्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें क्या कर सकते हैं, द स्टेज एट विच द फाइनल रिमाइंडर विल बी सेंड, ठीक है। बार बार रिमाइंडर सेंड करने के बाद जो जब आप फाइनल रिमाइंडर भी उनको सेंड करते हैं, फिर आप उनको बताते हैं कि या तो फिर पेमेंट दे दें या फिर हम आपके अगेंस्ट कोर्ट में जा रहे हैं, ठीक है, कोर्ट में आप केस करने जा रहे हैं। तो ये आप उनको फाइनल जो है ये चीज बताते हैं। दिस स्टेज एट विच द केस विल एक्चुअली बी हैंडेड ओवर टू द लॉयर्स फॉर कलेक्शन, ठीक है। मतलब पहले आपने जो है वो खुद से इस चीज को मैनेज करने की कोशिश की, 2 दफा 3 दफा रिमाइंडर्स दिए, ठीक है, नोटिस भिजवाए, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर आप आखिर जो है वो फाइनल रिमाइंडर देंगे और उसमें साथ ये बताएं कि अभी अगर आपने पेमेंट अब ना दी, ठीक है, तो फिर ये केस जो है वो कोर्ट में चला जाएगा और फिर उसको लॉयर्स डील करेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली फिर जो है वो ये लॉयर्स के हाथ में चला जाता है केस। नेक्स्ट क्या होता है जी, शुड डेट कलेक्शन एजेंसीज बी यूज। अच्छा, इंटरनेशनल जो हमारे कंपनीज हैं या हमारे जो कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज की, तो वहाँ पे ऐसी एजेंसीज मौजूद हैं, ठीक है, जो कि मतलब आपको कलेक्शन करवा के देती हैं और उसमें अपना कमीशन चार्ज करती हैं, ठीक है। इनको हम फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो ये बेसिकली कंपनीज क्या करती हैं, आप इनको बताते हैं कि भाई हमने फलां कंपनी से पैसे लेने, तो इस फलां कंपनी का डाटा आप ले लेंगे आपसे, ठीक है, और उस फलां कंपनी को नोटिस भिजवाएंगे, जिस तरीके से भी उनसे पैसे कलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये इनका काम होता है, ठीक है। ये बेसिकली इस चीज़ की सर्विस देती है पैसे कलेक्ट करने के हवाले से, और इनका दरमियान में कमीशन होता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की अनफॉर्चुनेटली इस तरह की कंपनीज नहीं है मौजूद जो कि आपको पैसे कलेक्ट करवा के दे सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाकिस्तान में इनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन हम अगर कंपनीज ऐसी मौजूद हो तो हम इनकी सर्विसेज भी ले सकते हैं, बजाय से कि हमें कुछ पैसे भी ना मिलें, ठीक है, तो थोड़ा बहुत इनको 2-3% कमीशन देके हमें अगर अपनी अमाउंट। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इसमें क्या आता है जी, डी स्टेज आती है, ठीक है। डी स्टेज में वो क्या बताता है जी, द स्टेज एट विच द कंपनी में फाइनली डिसाइड टू राइट ऑफ द डेट्स एज अनरिकवरेबल, ठीक है। जब सारे काम आपने कर लिए, खुद से नोटिस भी भिजवा दिए, ठीक है, फाइनल रिमाइंडर भी भिजवा दिया, केस भी कोर्ट में चला गया, लॉयर्स को हैंडेड ओवर कर दिया आपने, ठीक है, आपने जो है वो कलेक्शन एजेंसीज को भी यूज कर लिया, ठीक है, अगर वो अवेलेबल हो। नॉर्मली पाकिस्तान में ऐसी नहीं है कि जिनसे हम सर्विस ले सकें। फाइनली आप क्या करेंगे, अपने अपने डेट्स को जो है राइट ऑफ कर देंगे, क्योंकि वो अनरिकवरेबल कैटेगरीज में चले जाएंगे, ठीक है। फाइनली आपके लिए वो बैड डेट्स हो जाएंगे, और बैड डेट्स का खर्चा जो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम स्टेटमेंट में एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है जी। नाइन्थ मेथड हमारे पास क्या जी, प्रोडक्ट रिव्यू एंड मॉनिटरिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट रिव्यू हम किस तरह से कर
चीज़ों को देख सकते हैं, प्रोडक्ट रिव्यू कर सकते हैं हम चीज़ों का। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ डेज सेल आउटस्टैंडिंग ऑन एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है, कि एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा कितना है, यानी कि एक डेटर को जब हम सेल करते हैं, ठीक है, एक कस्टमर को हमने सेल की है, तो एवरेजली हम कितने दिन के अंदर हम उससे पैसे रिकवर कर रहे हैं, इसको हम एवरेज कलेक्शन पीरियड कहते हैं, ठीक है जी। पहले हम अपना टर्नओवर निकालते हैं, डेटर टर्नओवर निकालते हैं, ठीक है, एक साल में हमने कितने टाइम्स डेटर को सेल की, डेटर टर्नओवर, और एक दफा पैसे कलेक्ट करने से लेके दूसरी दफा जब हमने डेटर से पैसे कलेक्ट किए हैं, उस उसमें कितना टाइम पीरियड इन्वॉल्व है, इसको हम एवरेज कलेक्शन पीरियड कहेंगे, ठीक है जी। तो ये हम देखना, हमने रेशियोज को कैलकुलेट करके ये देखना है कि एवरेजली हम डेटर से कितने पैसे लेने हैं और कितने टाइम पीरियड में हम उससे ले रहे हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट काम क्या कर सकते हैं, एजिंग शेड्यूल्स बना सकते हैं। एजिंग शेड्यूल से मुराद क्या होता है, हर डेटर की एक एज होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 लोगों से पैसे लेने हैं, तो पांचों की आप एज डिसाइड करें। फॉर एग्जाम्पल एक को आपने जो कैटेगरी ए या बी सी डी में फॉल करवाया था, एक का 30 दिन का टाइम था, 30 दिन के अंदर उसने पेमेंट करनी थी, लेकिन अब वो ड्यू हो चुका है फर्दर 15 दिनों के लिए, तो वो उसको 15 दिन जो है वो ऊपर हो चुके हैं। आप दूसरे डेटर को देखें, दूसरे बंदे से जो आपने पैसे लिए थे वो कितने दिन ऊपर हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से आप तीसरे डेटर को देखें कि वो कितना दिन जो है अपने ड्यू टाइम से ऊपर हो चुके हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम बिजली का बिल घरों में आता है, तो वहां पे नीचे लिखा होता है कि ड्यू डेट के बाद आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेंगे, ड्यू डेट लिखी होती है। इसी तरह से